तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने इसके जो 30 क्वेश्चन थे उस सेगमेंट को देख लिया था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 के नागरिक शास्त्र के शेष प्रश्नों को 30 प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे और एक अच्छी विशद व्याख्या के साथ। उम्मीद है कि जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा वो आपको काफ़ी हद तक तैयार हो चुका होगा। उससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अच्छी तरीके से उसको एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला है, दिन प्रतिदिन जैसे कि पिछले हर दिन की क्लासेज होती हैं उसी के आधार पर ये बनी श्रृंखला है। काफ़ी उपयोगी है और आपके लिए निश्चित तौर से इन जो श्रृंखलाएं हम लोगों की ने उपलब्ध आपको कराई है, ये निश्चित तौर से क्वेश्चन आपको इससे बनेंगे और आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये तो बहुत ही फेमस परिभाषा है दोस्तों, रूसो की परिभाषा है। आप जानते हैं रूसो ने हमेशा बताया आपको कि आदमी क्या करता है, स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन ये स्वतंत्र हमेशा सदैव स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ होता है। ऐसा मानना है रूसो महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूल तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? मूल्य तटस्थता किसकी विशेषता है? ये व्यवहारवादियों की विशेषता है दोस्तों, यानी व्यवहारवादियों या व्यवहारवाद की विशेषता है ये। और आप जानते हैं कि जो है डेविड स्टन जो है शास्त्रीय राजनीतिक मूल्यों पर भारित है। स्टन ने ही नवीन उपागमों के साथ राजनीतिक मूल्य तटस्थता मानी है। राजनीति को मूल्य तटस्थता माना है किसने? स्टन ने, डेविड स्टन ने। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा, व्यवहारवाद के प्रवर्तक भी रहे हैं आपके डेविड स्टन रहे हैं। ठीक है, और परंपरागत राजनीति सिद्धांत को वर्तमान संदर्भ में असफल मानकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात करने वाले जो लोग रहे हैं, व्यक्ति रहे हैं, वो डेविड स्टन रहे हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, व्यवहारवाद के प्रवर्तक जो रहे हैं वो कौन है? डेविड स्टन रहे हैं। और डेविड स्टन ने ही नवीन उपागमों के साथ राजनीतिक तटस्थ माना है, मूल्य को तटस्थ माना है, राजनीति को मूल्य तटस्थ माना है। यानी जो राजनीति होती है वो मूल्य के इर्द गिर्द होती है। ठीक है, मूल्य तटस्थ होती है राजनीति। ओके, ये व्यवहारवादियों में से डेविड स्टन के बारे में बात हम लोग कर रहे थे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवहार परक एक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। व्यवहार परक एक नहीं होना चाहिए दोस्तों, व्यवहार परक होना चाहिए केवल। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो डेविड स्टन को। अभी हमने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन पिछले क्वेश्चन में जो किया है, वो डेविड स्टन माने जाते हैं। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं डेविड स्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कुलीन वर्ग का शमशान है। यह कथन किस राजनीतिक विचारक का रहा है? तो ये आपका रहा है विल्फ्रेडो पैरेटो का। विल्फ्रेडो पैरेटो, डबल मात्रा रहेगी, पैरेटो। विल्फ्रेड पैरेटो की परिभाषा इन्होंने ही कहा है, इतिहास कुलीन वर्ग का शमशान है। ठीक है, विल्फ्रेडो पैरेटो, याद रखिएगा नाम। इतिहास कुलीन वर्ग का शमशान है, ये विल्फ्रेड पैरेटो का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो मैकियावेली ने। ये आप जानते हैं, बहुत ही आसान बात है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन, उम्मीद है सभी लोगों ने कर लिया होगा। मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो सदस्यों की संख्या तय की गई थी दोस्तों, वो 389 थी। 389
389 सदस्यों की गई थी, जिनमें से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 292 ये ब्रिटिश प्रांतों के से आते थे, कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होते थे। 4 जो है कमिश्नरी से होते थे, ब्रिटिश कमिश्नरी से होते थे, और 93 सदस्य जो होते थे वो देसी रियासतों से, देसी रियासतों से हुआ करते थे 93 सदस्य। तो इस तरह से सब जोड़ने के बाद में 4 क्षेत्र आपके जो कलकत्ता थे, मद्रास था, मुंबई था, ठीक है, दिल्ली था, ये 4 जो आपके जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, ये 4 क्षेत्र थे आपका। इन 4 क्षेत्रों के अलावा आपका जो है बाकी 292 जो सदस्य हुआ करते थे वो कहाँ से आते थे? 292 सदस्य वो प्रांतों से आया करते थे दोस्तों, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से। 93 देसी रियासतों से। तो कुल टोटल जोड़ेंगे आप तो आप 5 4 9 देखेंगे आप तो 389 आपको आ जाएगा। ये टोटल बात थी आपकी। और ये भी जान लीजिए कि है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी सब कैबिनेट मिशन के योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव पूछा गया है कि किस तरह से किया गया है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से किया गया है, ठीक है, इनका प्रतिनिधियों के द्वारा इनको चुनाव किया गया है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है दोस्तों। अगला निम्नलिखित विचार किसने दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये क्रैब महोदय का स्टेटमेंट है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, यानी कि विधि के द्वारा राज्य का निर्माण होता है, ना कि राज्य के द्वारा विधि का निर्माण होता है, ठीक है। राज्य के द्वारा विधि का निर्माण होता है, विधि के द्वारा राज्य का निर्माण करती है। क्या कह रहा है? राज्य विधि का नहीं, यानी राज्य जो है वो विधि नहीं बनाता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता कर सकता है आपको। राज्य विधि का नहीं, क्या कह रहा है? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, यानी कानून राज्य को बनाती है, ना कि राज्य कानून को बनाता है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है? विधि राज्य का निर्माण करती है, विधि राज्य का निर्माण करती, न कि राज्य विधि का निर्माण करता है। ये क्रैब का स्टेटमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है क्रैब का। क्या कहता है? राज्य विधि का निर्माण नहीं करता है बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है। ये क्रैब का है। जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर के क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो कि 1929 में हुआ था दोस्तों, 1929 में भाग लेकर के ये 1929 में अमेरिका से लौट करके आए थे, और इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है, और नेहरू मतलब जो है से भी इनके मतलब एक अच्छे संबंध बनते हैं, और ये नेहरू के साथ कह सकते हैं आप काम भी करते हैं। और इन्होंने उस समय जो है आंदोलन अपने चरम पर था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गांधी और नेहरू को जेल जाने से जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेकर के विभिन्न जगहों पर आंदोलन का नेतृत्व किया और कभी पकड़े नहीं गए। ये ऐसे ही क्रांतिकारी रहे हैं जो कि हमेशा गायब रहे, भागे रहे। जयप्रकाश जेपी के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे, और बहुत लास्ट में जाकर के 1932 में इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि उस वाले पूरे प्रकरण में इनकी गिरफ्तारी आसानी से हो नहीं पाती है, तो 1932 में इनकी गिरफ्तारी की जाती है, और फिर वहाँ से गिरफ्तार करके मतलब इनको मद्रास में पकड़े जाते हैं ये, और वहाँ से मद्रास में जब पकड़े जाते हैं तो वहाँ से इनको ला करके नासिक जेल में बंद कर दिया जाता है। किसमें? नासिक जेल में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात थी। और राजनीति में प्रवेश करने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किसने किया था? तो कलेक्टर पद का जो सृजन करने वाले हैं वो वारेन हेस्टिंग साहब रहे हैं, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले कलेक्टर पद का सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है सामान्य अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उसके पहले संपत्ति कुल 7 मौलिक अधिकार होते थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार था जो कि हटा दिया गया है। अब इसको क्या है, एक कानून बना दिया गया है, 300A में रख दिया गया है। 300A में आप रख देंगे इसको, 300A में रख दिया गया है, और एक मात्र कानूनी भारतीय संविधान में 301 में रख करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
संपत्ति का अधिकार। आप जानते हैं कि अधिकार कितने तरह के हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये तमाम सारे जो आपके अधिकार रहे हैं वो 6 अधिकार टोटल अभी आपके बचे हुए हैं। आपके टोटल 6 है, 5 आपके ये अधिकार बन जाएंगे और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और पहले संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 था वो अब समाप्त कर दिया गया है। मतलब समाप्त करके, मूल अधिकार से समाप्त करके उसे किस में लेकर रख दिया है दोस्तों, 300 क में रख दिया गया है इसको, 300 क। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2 ऐसी शक्तियां हैं राज्यसभा के पास। एक तो अनुच्छेद 249 के तहत ये क्या कर सकती है, अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कोई कानून पास हो जाता है, कितने से, 2/3 बहुमत से, ध्यान समझिएगा, कहाँ पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में ये कब होता है, जब किसी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर जो कि राष्ट्रहित में हो, ठीक है, राष्ट्रहित में हो, उस पर राज्यसभा कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति दे सकती है आर्टिकल 249 के तहत। यानी राज्य सूची का कोई विषय जो कि राष्ट्रीय हित का हो, उस पर कानून बनाने के लिए जरूरी है कि राज्यसभा जो है इस पे 2/3 बहुमत से स्वीकृति प्रदान करे, फिर लोकसभा उस पर कानून बना सकती है। 249 ये एक ताकत इसके पास है। 249 एक आपके पास है राज्यसभा के लिए। जब तक ये राज्य सूची के विषय पर ये कानून, ये परमिशन नहीं देगी 2/3 बहुमत से राज्यसभा, तब तक लोकसभा कानून नहीं बना सकती है। दूसरा आपका 312 है, अखिल भारतीय, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में है। इसमें ये बात बताई गई है आपकी, क्या बात बताई गई है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में बताई गई है कि वो जब तक राज्यसभा अपने यहाँ से कोई नए पद का सृजन नहीं करती है, तब तक ये लोकसभा नहीं कर सकती। तो 2 शक्तियाँ केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं। एक तो क्या है, राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना है तो इसके लिए स्वीकृति 2/3 बहुमत के साथ पहले आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा करेगी, फिर लोकसभा इस पर कानून बना पाएगी। और साथ ही साथ आपका अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो अनुच्छेद 312 के तहत नई कोई सेवा जब शुरू करनी है तो वो राज्यसभा ही परमिशन देगी। तो दोनों आर्टिकल याद रखिएगा दोस्तों। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका बिल्कुल किसके, जिस सदन का सदस्य होते हैं उसी में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति, लोकसभा के प्रति होगी। किस आर्टिकल में कहा गया है, तो अनुच्छेद 75(3) में, 75(3) में ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 75(3) में बात बताई गई है कि किसके अधीन है, सामूहिक कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 275(3) सॉरी 75(3) 275(3) 75 अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नहीं रहे हैं, तो श्री शांतनम हैं, श्री शांतनम आपके हैं, और इसके अलावा आपके श्री A.K. चंद्रा साहब हैं, राज मन्नार हैं, बीपी मंडल, तो ये तीनों रहे हैं दोस्तों। इसमें बीपी मंडल साहब नहीं रहे हैं, इन्होंने तो मंडल कमीशन की बिंदुश्री प्रसाद मंडल हैं, बीपी मंडल ने बिंदुश्री प्रसाद मंडल जी हैं, ये मंडल कमीशन के रहे हैं, जो कि ओबीसी लोगों के आरक्षण के लिए जो बनाई गई थी कमेटी 1979 में गठित एक पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, बीपी मंडल, बिंदुश्री प्रसाद मंडल जी ने। इन्होंने 3743 जो पिछड़ी जातियां हैं, 3743 पिछड़ी जातियां हैं, इन जातियों को आरक्षण देने के लिए मतलब अपनी रिपोर्ट में ये संस्तुति की थी, और उसी के आधार पर आज ओबीसी जो आरक्षण है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो कमेटी जो की थी वो बीपी मंडल के आधार पर ही इनको मिला हुआ है। आज की डेट में इन्होंने सिफारिश की थी कि आरक्षण इनको जितना सीटें बची हुई हैं, यानी एससी के और एसटी आरक्षण के बाद फिर जितनी सीटें बची हुई हैं टोटल सीटें दे दी जानी चाहिए ओबीसी। लेकिन हमारा कानून जो है संविधान उनको रोकता ये था कि 50 किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता था। इसके पहले एससी एसटी को मिला करके 22.5% लगभग आरक्षण हो चुके थे, 22% लगभग आरक्षण एससी एसटी को मिला करके हो रहे थे। 1% के नियर अबाउट हैंडीकैप वगैरह को लेने के बाद में जो स्पेशल आरक्षण जो क्षैतिज आरक्षण मिलता है उसके तहत लोगों को मिला करके बाकी जितना बचता था
तो 27 पर जितना बचता था टोटल आरक्षण दे दिया गया। इसी कारण से ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त है वर्तमान समय में। और इसका भी विवाद बहुत तेज़ी से चला हुआ था। बीपी सिंह ने इसको लागू किया था और इसमें बड़ी आंदोलन हुए और आंदोलन के उपरांत एक बात स्पष्ट हुई थी कि इस पे कोर्ट ने कहा था कि उस समय के वर्तमान जो समय था उस समय में जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था बनाई गई। क्रीमी लेयर का ये था उस समय शुरुआती दौर में 1 लाख का प्रावधान था। 1 लाख से अधिक की जिनकी इनकम हुआ करती थी वो लोग इस दायरे में नहीं आते थे। आज भी है इसका क्राइटेरिया, आज 8 लाख रुपए के क्राइटेरिया में चला गया है और इसी के आधार पर ही स्पेशल जो जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं और उनके लिए जो है आरक्षण की जो व्यवस्था की गई उनके लिए भी धन का वही प्रावधान किया गया है। लगभग 8 लाख के करीब में EWS की श्रेणी में जितने भी लोग आते हैं विद्यार्थी, EWS की श्रेणी में इकोनॉमिकल वीकर EWS सर्टिफिकेट, EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड सर्टिफिकेट जिनके पास होता है जनरल कैटेगरी के बच्चे, वो सारे बच्चे क्या करते हैं, वो आरक्षण पाते हैं। तो ये बात है आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव जो है 1986 में हुआ था दोस्तों, 1986 में। किस में? 1986 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय इसमें बताना है आपको। राज्य सूची का विषय नहीं है तो क्या है, लोक व्यवस्था करना बिल्कुल पुलिस उनके हाथ की चीज़ है, कब्रिस्तान वगैरह बिल्कुल है, लोक स्वास्थ्य भी है बिल्कुल, न्यायालय का अवमानना अरे बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल चौथा नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? देखिए न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है, पहले से तो ये जान लीजिए न्यायिक सक्रियता होती क्या चीज़ है। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत वही चीज़ें आती हैं कि न्यायपालिका संविधान द्वारा निर्धारित अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्यपालिका या विधान पालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना ही न्यायिक सक्रियता होती है। यानी कि सरकार ने कोई काम बना दिया, कोई कानून बना दिया और मान लिया फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है या संविधान के मूल ढांचे को, सीधे एक लाइन में समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को यानी संविधान के मूल ढांचे को अगर प्रभावित करता है तो सरकार जो है उस पर न्यायिक सक्रियता लेते हुए उस पर क्या कर देगी, सरकार को जितना वो अंश उनका प्रभावित कर रहा होगा बेसिक स्ट्रक्चर को उतना खत्म करने की कर देगी, या तो पूर्ण रूप से खत्म कर रहा होगा तो पूर्ण रूप से उसको खत्म कर देगी। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता ये हो जाएगी दोस्तों। तो ये होगा, पहला क्या कह रहा है, आप ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या कह रहा है। न्यायिक सक्रियता द्वारा विधायिका को के कार्यों में ग्रहण करना है, नहीं बिल्कुल ये भी नहीं है। न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना, बिल्कुल नहीं ऐसा करता है। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, बिल्कुल ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल आंसर यही हो जाएगा। और डिटेल क्या है मैंने उसको आपको बता दिया। राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने ये कहा था? ठीक है, संविधान सभा में किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर जी ने कहा था इसको, तो अम्बेडकर जी यहाँ पे हो जाएंगे आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निषेध क्या क्वेश्चन था? राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, ये अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं तो जान लीजिए 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो क्या कह रहा है, लोकसभा के 30 सदस्य कह रहा है, लोकसभा के 15 सदस्य कह रहा है, राज्यसभा के 7 सदस्य कह रहा है, राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत दे रहा है इसमें। तो इसमें दोस्तों होना ये चाहिए कि 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, तो 15 7 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन जो भी होता वो करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ संयोग से दोनों नहीं, तो यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये तो क्वेश्चन पुराना है दोस्तों। इस समय वर्तमान में क्या 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 8। हालांकि पुराना क्वेश्चन है तो उस समय सही होता है ये 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? देखिए गणतंत्र का मतलब होता है जो राष्ट्र का प्रमुख है वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर के आए, निर्वाचित हो तो वही राष्ट्र क्या होता है, गणतंत्र। जैसे अमेरिका गणतंत्र है लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो सर्वोच्च पद पर राजा है वो चुन करके नहीं आता, वंश परंपरा के आधार पर जाता है। और जहाँ का चुन करके आएगा, जैसे आप चाहे साम्यवादी कंट्रियों की बात कर लें, रूस की बात कर लें, चीन की बात कर लें, निर्वाचित होकर के आते हैं तो वहाँ पर गणतंत्र है।
ठीक है, वहाँ पर गणतंत्र है, यूएसए में गणतंत्र है, भारत में गणतंत्र। राष्ट्रपति का चुनाव अभी इसमें चल रहा है ना दोस्तों, तो आपने देखा है चुनाव हो चुके हैं, उनके परिणाम आने बाकी हैं। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, राष्ट्रपति के जो चुन करके आ रहे हैं। तो वंश परंपरा पर नहीं, यहाँ पर राज्य संघ में जनता संप्रभु है। तो क्या क्वेश्चन इसमें है, पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये है आपका क्वेश्चन, गणतंत्र का अर्थ है क्या, तो जनता संप्रभु है। यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए कि जनता संप्रभु है या क्या चीज़ें हैं, वंश, जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, वंशानुगत शासन नहीं। हाँ बिल्कुल, वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4। कभी कभी क्वेश्चन आपको बहुत बारीकी से देखने होते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से देखें और बिल्कुल हड़बड़ाहट में जवाब ना दें क्वेश्चन का। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है, तो द्वितीय वाचन के समय बहस होती है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, द्वितीय वाचन के समय बहस होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने प्रादेशिक भाषाओं का शामिल किया गया है, तो इस समय 22 भाषाएं हैं, और जो मूल संविधान था तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, इसमें 22 भाषाएं हैं। डिटेल में आप हमारे और वीडियोस को जाकर के देख लीजिए। मूल संविधान 14 भाषाएं थी, फिर इसके बाद में 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। तो इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी थी, इसके बाद में 3 भाषाएँ जोड़ी गई, इसके बाद 4 भाषाएँ जोड़ी गई थी। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं दोस्तों। किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाले स्वर्ण सिंह समिति है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण समिति की संस्तुति पर ही क्या चीज़ें शामिल की गई थी, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और इन्होंने सिफारिश की थी, जो टोटल है वो आपको 8 की सिफारिश की थी, और सरकार ने लेकिन 10 सिफारिशों को माना था। मूल जो मौलिक कर्तव्य था, फिर बाद में इसको एक और जोड़ा गया था, तो 11 इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारे पास 11 हो गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिफारिश कितने के लिए की थी, तो सिफारिश 8 के लिए की थी, लेकिन सरकार ने माना है कितना, 10 को मान लिया है, 10 चीज़ों को माना है, 10 कानूनों को माना है, और उसके बाद में एक और अभी मतलब बाद में फिर जोड़ा है सरकार ने अपने। तो ये चीज़ें बिल्कुल रही हैं, कुल टोटल 11 हो गए हैं आज वर्तमान में। मूल जब कहेगा तो 10 ही आपको कहना है। अगला है, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी, तो 1995 में बनी थी। हालांकि क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो गया है, ठीक है, लेकिन उस समय का क्वेश्चन है, तो 95 में बनी थी। और एक बार जान लीजिए, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, 4 बार बन चुकी हैं वो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से आपको ध्यान रखना होगा कि 4 बार बन चुकी हैं वो। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि जो आपका जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है में उसकी संख्या तो 11 मैंने बताई ही आपको है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप जान लीजिएगा यहाँ पर मौलिक में है। तो ये 86वां संविधान संशोधन, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया था आपको। ठीक है, और मूल रूप से मैंने बताया आपको कि स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 जोड़ने का सुझाव दिया था। ठीक है, 8 जोड़ने का सुझाव दिया था, और उसमें से क्या है, लेकिन सरकार ने क्या किया, 10 को जोड़ा था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 10 को उसने बनाया था। ठीक है, और एक तरह से जान लीजिए कर अदायगी का अधिकार जो है 8 जो उन्होंने दिया था, 8, 10 और 11 याद रखिएगा। ठीक है, 8, 10, 11 याद रखिएगा। 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में ये जोड़ा गया था। 2002 86वें संविधान 2002 के द्वारा 10 मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक कर्तव्य थे, उनमें 11 कर दिया गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की थी। 8 में से एक था आपका कर देने का भी अधिकार, उन्होंने मतलब मौलिक कर्तव्य बनाया था, लेकिन सरकार ने उसको शामिल नहीं किया। तो क्वेश्चन कभी कोई ये भी पूछ सकता है, बहुत गहराई में अगर जाएगा, कि कर अदायगी का अधिकार क्या शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति में? बिल्कुल किया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, और एक चीज़ और भी जान लीजिए इसमें, जापान के पश्चात भारत दूसरा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जापान के बाद भारत ही एक ऐसा है, किसके बाद, जापान के बाद में भारत ही एक ऐसा है जो कि इस तरह की चीज़ें करता है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख जो किया गया है, केवल भारत, जापान के बाद भारत है, जापान के बाद भारत। ठीक है, तो पहला जापान हो जाएगा, दूसरा भारत हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला है, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये तो मायावती जी का था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 403 है, 403 है। ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला एक सदस्य खत्म हो गया तो 404 से 403 हो गया है। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है? केसी वेयर का स्टेटमेंट है, बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है आपका, केसी वेयर का स्टेटमेंट है। अर्धसंघात्मक है तो केसी वेयर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है, आप जान लीजिए कि 1989 में किया गया है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट होगा। 1989 में किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 61वें संविधान के संशोधन के द्वारा 1989 में जो 21 वर्ष आयु थी मतदान करने की, उसे 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों, 18 वर्ष कर दिया गया। और लागू जो हुआ है ये 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1989 को लागू हुआ। ठीक है, इससे प्रभावी हो गया है। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन याद होना चाहिए। 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी गई थी, ये याद होना चाहिए। कब हुआ था? 89 में हुआ था, 28 मार्च 1989 से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? तो मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, बाकी सब हैं। अब इसके लिए क्राइटेरिया जो हमारी डिटेल वीडियोस हैं दोस्तों, वहाँ जा करके आप देख लें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा किन आधारों पर मिलता है। अगला है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो भैया 65 वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर। ठीक है, 6 वर्ष तक की आयु या 65 वर्ष तक में से जो कोई पहले हो जाए उसी में रह सकते हैं। ठीक है, अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 124(2) है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है, 124(2) के तहत जो है आपको ये है अनुच्छेद। पूछा है क्या? 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद कौन सा था? तो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद जो है, संविधान संशोधन, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा था? तो 24 हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? संशोधन अनुच्छेद कौन सा है? तो 124(2) ये है आपका अनुच्छेद। ठीक है, 124(2) तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला को कर ली। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही हमारा साथ आप लोग दिए रहिए, आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।